हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और अब हम उसे जारी रखते हैं। तो लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है क्वालिटी केवल 480p पर ही आए वीडियो का, जितना मैंने बनाया हूँ, और स्क्रीन भी पूरा नहीं आता है। तो लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नॉलेज में, वीडियो की नॉलेज में और कंटेंट में कोई कमी नहीं होने दूंगा। हर चीज़ बनाऊंगा, हर क्वेश्चन से हर चीज़, जो भी कंसेप्ट होंगे, और जहाँ मुझे लगेगा कि क्योंकि मैं भी एक समय स्टूडेंट था 8 में, सो मुझे जहाँ तक लगा, भले वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा पूरा स्क्रीन नहीं आता होगा, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि कंटेंट में कमी नहीं होने दूंगा। सो थोड़ा सा समय दो, और आगे अगर अच्छा मोबाइल वगैरह आएगा तो शायद उससे और अच्छा, या नेट वगैरह और ज़्यादा रहेगा, तब अच्छा अंक और अच्छा क्वालिटी में वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। बट जितना है उतना में भी अच्छा दिखता है, बट तो मैनेज करना प्लीज़। और जैसा कि मैं पहले भी कहूँ कि मैं कमी नहीं होने दूंगा कंटेंट में। सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। 67 क्वेश्चन नंबर। पिछले में ये मेरा 8 एडिशन है, पियर्सन का 8 एडिशन है मेरे पास। कहाँ गया वो बुक, है क्या, किधर गया? सो मेरे पास इसका 8 एडिशन है। 8 एडिशन ये वाला है। तो लेवल 3 में 67 क्वेश्चन नंबर क्या है, यही है 8 एडिशन का। सो चलो शुरू करते हैं। इन विंटर्स when the lakes start freezing, the weather becomes very pleasant in the surrounding region. Explain. विंटर में झील जैसे जम जाती है, बर्फ बन जाती है झील, तो उसके चलते क्या होता है कि आसपास का वेदर प्लीजेंट हो जाता है। प्लीजेंट का मतलब सुहाना हो जाता है। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना होगा प्लीजेंट का मतलब क्या होगा। अलग अलग टर्म्स के लिए प्लीजेंट अलग हुआ। जैसे कोई गर्म प्रदेश है, कोई हॉट कंट्री है, ठीक है, हॉट प्लेस है, तो अगर वहाँ कोल्ड, थोड़ा देर के लिए कोल्ड हवाएं चलने लगी तो वो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोल्ड कंट्री है, कोल्ड प्लेस है और वहाँ पर हॉट एयर चलने लगी, या हॉट थोड़ा समय के लिए हॉट क्लाइमेट हो गया, तो वो वहाँ के लिए प्लीजेंट हो जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि विंटर में वेन लेक अगर फ्रीज होने लगा, तो इसका मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होगा, तभी तो लेक फ्रीज हो गया। माइनस में टेम्परेचर हो सकता है, तभी ना लेक फ्रीज कर गया। इसका मतलब उस जगह पे अगर थोड़ा सा हीट मिल जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर आसपास का बढ़ जाए, तो वहाँ के लिए वो प्लीजेंट होगा। चलो मैं इसको और आगे बताता हूँ। अगर लेक फ्रीज कर गया, ये लेक है, ओके, ये लेक है, और इधर क्या है, आपका लैंड है इधर। यहाँ पर पेड़ हैं ढेर सारे, पक्षी हैं। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बताना चाहता हूँ, ओके। ये नहीं कि ड्राइंग मुझे आती नहीं है उतनी, बट मैनेज करना। सो यहाँ पर अब ये लेक है, अब ये फ्रीज करना स्टार्ट कर गया। क्या हुआ, ये पहले वाटर था लिक्विड स्टेट में, अब ये फ्रीज करके किस में बदल गया, आइस फॉर्म में बदल गया। तो आइस में बदला तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इसने टेम्परेचर लूज किया। पहले हाई टेम्परेचर बॉडी था, हाई टेम्परेचर अगर ये 20 पर भी था या 30 डिग्री पर भी था, तो कुछ तो था, ये हाई टेम्परेचर बॉडी था पहले। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, 0 से भी कम पे आइस बना, तो 0 से भी कम पर क्या हुआ, आ गया। तो इसने टेम्परेचर क्या किया, लूज किया। और हीट एनर्जी हमने पढ़े थे ना कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हाई टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड टेम्परेचर बॉडी। तो इसने जो हीट एनर्जी लूज किया, इस लेक ने क्या किया, हीट एनर्जी लूज किया। बस यही समझना था। हीट एनर्जी इज लूज्ड बाय लेक ने अपने हीट एनर्जी को लूज कर कहाँ भेज दिया, सराउंडिंग में इसका हीट रेडिएशन चला गया। सराउंडिंग में क्या हुआ, हीट रेडिएशन सराउंडिंग में चला गया। तो अब सिंस बाहर का एनवायरनमेंट पहले कोल्ड था, अब हॉट हो गया, क्योंकि हीट रेडिएशन इसने भेज दिया, हीट रिलीज किया, तभी तो। वाटर पहले 30 या कुछ पर भी होगा, कुछ पर पहले, जरूरी नहीं कि 30 ही पर, लेकिन अब आइस में बदल गया, तो इसने हीट एनर्जी क्या किया, लूज किया, तभी तो ये आइस में बदला। तो जो हीट एनर्जी लूज किया, वो इसने बाहर रेडिएट कर दिया इन्वायरमेंट में। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा, बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा, बाहर हीट एनर्जी रेडिएट कर दिया इसने, तो हीट एनर्जी बाहर कर दिया। तो बाहर जो हीट एनर्जी गया,
तो इन्वायरमेंट ने क्या किया, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया और इन्वायरमेंट हीट अप हो गया, तो इसलिए प्लेजेंट हो जाता है। सराउंडिंग रीजन का जो क्लाइमेट होता है या जो वेदर होता है वो प्लेजेंट हो जाता है। अरे लेक ने हीट एनर्जी लूज किया और इन्वायरमेंट हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, तो इसके कारण इन्वायरमेंट का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो प्लेजेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत कोल्ड था, अब हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया सराउंडिंग ने, तो प्लेजेंट वेदर हो गया। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सोचना था इसमें। अब आते हैं 68 नंबर की तरफ। दरअसल मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि अगर हीट एक सागर है, तो ये जो क्वेश्चन है लेवल 3 के 8 क्लास के लिए, ये जो क्वेश्चन है वे मोती हैं। मोती सागर की गहराइयों में मिलते हैं, आपको गहराई में जाना होगा। चलो 68 क्वेश्चन नंबर। व्हेन टू हीटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू हीट टू हीटिंग डिवाइसेस are used to heat two different substances A and B, the heat observed by A after 2 seconds is found to be equal to the heat is found to be equal to the heat observed by B after 3 seconds. The rise in temperature of A after 5 seconds is found to be equal to the rise in temperature of B after 6 seconds. If the ratio of masses of A and B is 1:2, determine the ratio of the specific heat capacities of two substances. Okay, क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दो सब्सटेंस ए और बी है। पहले पार्ट में क्या दिया है कि दो हीटिंग डिवाइसेस है। ओके, दो हीटिंग डिवाइसेस है। व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो दो हीटिंग डिवाइसेस है। तो पहले वाले सब्सटेंस को कितने देर तक हीट किया गया? 2 सेकंड तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे वाले सब्सटेंस को कितने देर तक हीट किया गया? 3 सेकंड तक। जो बी सब्सटेंस था, दो सब्सटेंस है। अब सिंस दो हीटिंग डिवाइसेस हैं, तो दोनों का अलग अलग कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी कहने का मतलब कि पर सेकंड कितना जूल या कितना कैलोरी एनर्जी रेडिएट करते होंगे, यही होता है ना हीट। अलग अलग, जैसे रूम हीटर अगर आपके पास होगा ठंडे में, अभी तो ठंडा है, तो रूम हीटर होगा तो उसमें वाट लिखा रहता है ना, या कितना एनर्जी उसका लिखा रहता है कि कितना पर सेकंड एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, कितना हीट एनर्जी एमिट करता है। तो सिंस टू डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो अलग अलग तो होगा, नहीं तो आइडेंटिकल कहता है तो सेम हीट एनर्जी निकलता है, लेकिन टू डिफरेंट है। तो मान लो एक जो पहला वाला हीटिंग डिवाइसेस है जिसने ए को हीट किया 2 सेकंड तक, उसका क्या है, क्यू कैलोरी पर सेकंड, उसका क्या है, पावर है। कहने का मतलब 1 सेकंड में वो कितना कैलोरी एमिट करता है, क्यू कैलोरी। और जो बी को गर्म कर रहा है, बी सब्सटेंस को, उसका इसका क्यूए मान लो और इसका क्यूबी मान लो। ओके, कोई दिक्कत है? क्यूबी कैलोरी पर सेकंड होगा ना, ऐसा ही होगा ना। तो क्या कह रहा है कि 2 सेकंड तक इसको गर्म किया, तो 2 सेकंड तक सब्सटेंस ने कितना हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया होगा अपने अंदर, कितना ऑब्जर्व किया होगा, क्यूए इंटू 2 किया होगा, क्योंकि 1 सेकंड में क्यूए, तो 2 सेकंड तक गर्म किए थे तो क्यूए इंटू 2 कैलोरी हो जाएगा। और इसने कितना 3 सेकंड में कितना तक हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया होगा, किसने, बी सब्सटेंस ने, तो क्यूबी इंटू 3 कैलोरी ऑब्जर्व किया होगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया होगा क्यूबी ने। और सिंस कहा कि ये दोनों बराबर है, कैसे पता चला मुझे दोनों बराबर है? इक्वल, यहाँ दिया हुआ है, इक्वल टू द हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय बी 3 सेकंड, यानी इतने 2 सेकंड तक जितना हीट एनर्जी ए ने ऑब्जर्व किया वो बराबर किसके है, जितना 3 सेकंड तक हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया बी ने। तो दोनों बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, क्यूए अपॉन क्यूबी क्या मिलता है गाइस, 3/2। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला रिलेशन आ गया हमें 3/2। ये समझ में आ रही है बात, मैंने क्यों लिया? डिफरेंट हीटिंग डिवाइसेस है ना, तो उनका अपना अलग अलग पावर होगा ना उनके पास। 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी एमिट करते होंगे, इसको ये क्यूए ले लिया, एक जो पहला वाला हीटिंग डिवाइस था जिसने ए को हीट किया, दूसरा हीटिंग डिवाइसेस बी को हीट किया, और उसका पावर मैंने क्यूबी के कैलोरी पर सेकंड ले लिया। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए आफ्टर 5 सेकंड इज फाउंड टू बी इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ बी आफ्टर। तो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी है,
इसको 5 सेकंड तक हीट किए और इसको 6 सेकंड तक, तो राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो इतना सेकंड के बाद जितना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका कुछ अपना इनिशियल टेम्परेचर होगा और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर होगा, उसके बाद 5 सेकंड तक गर्म करने के बाद इसका अपना एक फाइनल टेम्परेचर होगा, इसका भी फाइनल टेम्परेचर होगा, तो कह रहा है कि इसके लिए, ये सब्सटेंस के लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जितना था उसके वो किसके बराबर आ रहा है, इसके टी फाइनल माइनस टी इनिशियल के, यानी डेल्टा टी ए इज इक्वल टू कितना, डेल्टा टी बी। तुमको याद है कि इज इक्वल टू एम इज डेल्टा टी लिखते थे हम लोग, तो ये राइज इन टेम्परेचर होता है ना, राइज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर होता है। ये मत लिख देना कभी फाइनल टेम्परेचर। सो तो मैं क्यूए के लिए लिखूं, इस फार्मूला का यूज करके मैं क्यूए के लिए लिखूं क्यूए इंटू 5, क्यों, क्योंकि क्यूए हीट एनर्जी ऑब्जर्व नहीं हुआ है, वो तो 1 सेकंड में क्यूए होगा, 5 सेकंड में कितना एनर्जी ऑब्जर्व किया होगा सब्सटेंस ए ने, क्यूए इंटू 5 कैलोरी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ए मान लिया हूँ और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए से मान लिया हूँ, ओके, इंटू डेल्टा टी ए, ओके। और फिर क्यूबी के लिए मैं लिखूं, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं और क्यूबी इंटू 6 लिख दूं, क्योंकि 6 सेकेंड तक सब्सटेंस बी ने कितना हाइट एनर्जी ऑब्जर्व किया होगा, क्यूबी इंटू 6 इज इक्वल टू, अब मास कितना होगा सब्सटेंस बी का, तो मैंने ए का एम लिया है तो बी का 2m हो जाएगा, क्योंकि मास का रेशियो 1:2 दिया हुआ था, 1:2, ओके, 1:2 इंटू एस बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी ले लिया हूँ, इंटू डेल्टा टीबी, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 के साथ, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 के साथ, तो क्या मिल जाएगा, क्यूए इंटू 5 अपॉन क्यूबी इंटू 6 इज इक्वल टू एम इंटू एस ए इंटू डेल्टा टीबी, डेल्टा टी ए, ओके, अपॉन 2m इंटू एस बी इंटू डेल्टा। अब डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीए भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर सेम है, ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने बोला था ना, इसके लिए, ये चीज के लिए, ओके, ये दो चीज, ओके। सो यहाँ से अब क्यूबी अपॉन क्यूबी का रेशियो तो सेम ही रहेगा जो जितना यहाँ था, इसके लिए ये इसलिए दिया था ये पहला पार्ट, ताकि तुम पावर का जो हीट एनर्जी जो रिलीज कर रहा है हीटिंग डिवाइस ए का और बी का, दोनों का रेशियो निकाल सको। तो यहाँ से क्यू अपॉन क्यूबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3 इंटू 5 अपॉन 2, ये देख रहे हो 3/2 दिख रहा है, ये क्यू अपॉन क्यूबी 3/2 यहाँ से, इंटू 6 इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, ए से, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो ए से अपॉन एस बी, ए से अपॉन एस बी होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो अलग अलग होगा ना, वो तो सेम नहीं होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट सब्सटेंस है ए एंड बी, ओके। सो ए से इंटू एस बी और इंटू 2, यहाँ 2 मत भूल जाना, ओके। तो ये 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल, तो अपने से आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, ओके। सो क्या हो जाएगा, ए से अपॉन एस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यही रिलेशन पूछ रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी, यही ना पूछ रहा था, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। सो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आंसर, 5:2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपॉन ऑफ ए सब्सटेंस से अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस भी कितना हो जाएगा, 5:2, 5:2, ये हो जाएगा, ओके। अभी भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए का कितना है, बी का, बस रेशियो पता है। अगर मान लो ये क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं, अगर 50 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ए का है, तो बी का कितना होगा, 20 होगा, देखो तो तभी तो रेशियो। या फिर अगर इसका 100 है तो इसका कितना होना चाहिए कि 20 आ जाए। अब मैं इसको कितना ना चाहिए, जो भी अपना देख लो, इसमें 5:2 का रेशियो आएगा, बस से ये हमारा आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी का रेशियो 5:2। सो आई होप आप इसको पूरा समझो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप समझ लो। इसको नहीं हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, ओके, यहाँ से। सो ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 क्वेश्चन नंबर, आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, ईच ऑफ मास 200 ग्राम
और जब भी क्वेश्चन मिले तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करना खुद से। आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस ईच ऑफ मास 200 ग्राम आर ड्रॉप्ड वन आफ्टर द अदर इनटू 2 kg वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इन सच अ वे दैट आफ्टर द फर्स्ट वन मेल्ट्स कंप्लीटली द सेकेंड वन इज ड्रॉप्ड। इफ the heat energy required to melt 1 gram of ice is 80 calorie, comma, determine the maximum number of ice cubes that can be dropped into the water such that there is no ice left in the water without melting। अब यहाँ पर कई चीजें समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? such that no ice is melt, such that no ice is left in the water, no ice is left in the water without melting। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वाटर, चलो इसका फिगर बनाता हूं मैं, ठीक है, इसका फिगर ही बनाऊंगा। ओके सो चलो इसका बनाता हूं फिगर। हुआ क्या है कि एक कंटेनर में चाहे कुछ में 2 kg वाटर है, ओके, 2 kg वाटर है, और इस वाटर कितने टेम्परेचर पे है? 30 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर है। अब इसमें हम लोग आइस के टुकड़े को डालते जा रहे हैं। हर एक टुकड़ा का कितना मास है? 200 ग्राम। और कितने पर है ये? टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस। एक टुकड़ा डाले, फिर और डालते गए और डालते गए। ये तब तक डालते गए जब तक कि आइस, इसको कब तक डालते गए? जब तक कि आइस किधर गया? Determine the maximum number of ice cubes that can be dropped into the water such that no ice is left in the water without melting, no ice is left in the water without melting। तो एक समय तो आएगा जब इसका टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर घटते जाएगा, 30 से 20 आएगा, 20 से 10 आएगा, 10 से 0 आएगा, लेकिन फिर भी तुम आइस डालते जाओगे तो इसका टेम्परेचर और कम होते जाएगा इस वाटर का, और ये वाटर क्या होगा? खुद आइस में भी बदल सकता है, ओके। या फिर वो तो छोड़ो, ये वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया और ये आइस में बदल गया, उसके बाद कोई भी आइस डालोगे तो क्या होगा? वो आइस में कन्वर्ट, वो आइस कभी पिघलेगा नहीं। एक समय बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर आ गया, ये वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया और अभी लिक्विड में ही है, उसके बाद अगर आइस डालना स्टार्ट करोगे, कहने का मतलब है कि किसी समय तो होगा ना जब क्या होगा? ये वाटर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ये वाटर क्या होगा? 0 डिग्री से। बहुत सारे आइस तुमने डाल दिए, मान लो, पता नहीं कितने आइस डाले, लेकिन हमें नहीं पता कितने आइस हैं। तो इसमें डाल दिया, तो इसमें अब मान लो ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया किसी समय, क्योंकि आइस डालते जा रहे हो तो आइस क्या कर रहा है? इस वाटर के हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। इस वाटर हीट एनर्जी लूज कर रहा है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे 30 पर है, और आइस जो है वो कोल्ड बॉडी है, तो हीट एनर्जी उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक समय आएगा जब ये वाटर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब अगर आइस डालोगे और ये आइस कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आइस डालोगे तो ये आइस नहीं पिघलेगा। क्यों? क्योंकि फिर थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ओके। उसके बाद हीट एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा। सो ये थर्मल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो कह रहा है कि जस्ट क्या कहा है थी क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वाटर, उसके बाद आप आइस नहीं डाल सकते। सो हीट एनर्जी लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय आइस। तो हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लिखते हैं, MS डेल्टा T। सो हीट एनर्जी लॉस बाय वाटर तुम्हारा, तो हीट एनर्जी लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय आइस। और हमको नहीं पता है कितने आइस डाले, तो मान लो N आइस डाले हैं तो N इंटू हीट एनर्जी, अगर एक आइस हीट एनर्जी QI ऑब्जर्व करता है तो N आइस कितना ऑब्जर्व करेगा हीट एनर्जी? N इंटू QI। तो इसको क्या लिखेंगे? मास कितना है वाटर का? 2 इंटू 10³ ग्राम है, kg है तो इसको मैं ग्राम में बदल लेता हूँ, तो ग्राम में बदल देता हूँ, तो इतना MS। और वाटर का कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट होता है, इंटू डेल्टा T कितना है? 30 का है, क्योंकि 30 से 0 डिग्री लाना है, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल टू N इंटू, और हर एक आइस कितना लूज करेगा? तो N इंटू MS डेल्टा T। हर एक आइस का कितना मास है? 200 ग्राम, 200 MS और MS डेल्टा T। सो अब आइस को केवल पिघलाना है, आइस को पिघलाकर किस पर लाना है? 0 डिग्री पर ही लाना है, क्योंकि फिर और ज़्यादा
उसको हीट नहीं देना है, केवल मेल्ट करना है। तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हम लोग देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको पता है ना, 80 कैलोरी होता है। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितना हीट देना पड़ता है आइस को? 80 कैलोरी। तो ये हमारा दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है ये। तो इसी को सॉल्व कर दो, n इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/8 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 × 24 और 24 6 तो 8 × 7 = 56 और 7 = 56 और 8 × 5 = 40। तो n इज इक्वल टू इतना। सो कितना आइस क्यूब नीड होगा? सो नंबर ऑफ आइस क्यूब कितना? इतना आइस क्यूब्स 3.75 आइस क्यूब्स नीडेड होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कितना ग्राम आइस उसमें होगा। एक आइस क्यूब का भार कितना है? 200 ग्राम। तो ऐसे तो निकालने के लिए नहीं करा, केवल ये कह रहा है कि कितना आइस क्यूब होगा। तो अगर तुम इसमें वेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 600 ग्राम प्लस इसमें 75 करोगे तो 75/100 × 200 तो 10 दूनी 150। तो 600 प्लस 150 इज इक्वल टू 750 ग्राम। ओके, सो 750 ग्राम आइस को उसमें डालोगे तो क्या होगा? वाटर और आइस को एग्जिस्ट करेगा कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी जो भी आइस डाले वो वाटर में तो चेंज हो गया और प्लस में जो वाटर पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ध्यान देना, ये केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे आए, ये आइस में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये खुद आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो दिक्कत है। ओके, क्वेश्चन में यही समझना था कि जो ये वाटर है, ये इनिशियल इसका 30 डिग्री टेम्परेचर है, फाइनल 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी भी स्टेट लिक्विड ही रहेगा। और ये जो आइस हमने डाला ये 0 डिग्री सेल्सियस अभी भी रहेगा। इसका आइस का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल भी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फेज चेंज हुआ, पहले सॉलिड में था अब लिक्विड में हो गया। और यही था इसमें, ठीक है, ये चीज समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इतना ये वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना? 30 डिग्री सेल्सियस, फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस, और कोई फेज चेंज नहीं हुआ, लिक्विड का लिक्विड है। और आइस का 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड स्टेट में है शुरू में, और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टेट में है। तो यही हुआ, हीट एनर्जी लूज बाई वाटर इतना है और हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाई n आइस क्यूब्स, और n का वैल्यू कितना आ गया? 3.75 आइस क्यूब्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो थैंक यू। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें। सो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल विजिट करो, बहुत सारी चीज़ पढ़ा दी गई पीएसएन आईटीजे फाउंडेशन के, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। सो उनकी जाकर चेकआउट करो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सो एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।